वो है इंट्रोडक्शन टू वेब स्क्रैपिंग। तो वेब स्क्रैपिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये आज हम थोड़ा सा देखेंगे। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा और ये देखेंगे कि मतलब ये एक्चुअली होती है क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज वेब स्क्रैपिंग। तो इसमें ये है कि इसमें सॉफ्टवेयर बोर्ड्स होते हैं। सॉफ्टवेयर बोर्ड्स को हम लोग यूज़ करते हुए जो है वेबसाइट से जो है कुछ अपनी मर्जी का कुछ डेटा निकालते हैं। सबको वैसे आवाज़ सही आ रही है? जी सही है। जी आ रही जी है। आज तो इसमें ये भी है कि सही है। कोई कुछ कह रहा है। एक मिनट, किसी ने कुछ कहा मेरे ख्याल में। अच्छा, पता नहीं, बहरहाल मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो किसी को कुछ कहना हो तो वो दोबारा मुझे इंटरप्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सॉफ्टवेयर बोर्ड्स को हम लोग यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर बोर्ड्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, वो हमारे को कोई भी कोड हो सकता है। डॉट नेट का कोड हो सकता है, नोड का कोड हो सकता है, पाइथन का कोड हो सकता है, या और भी किसी लैंग्वेज का कोड हो सकता है, जो कि जिसको हम लोग इस तरह से प्रोग्राम करें कि वो हमें जो है वो कुछ डेटा जो है हमारी मर्जी का वो जहाँ जिस भी वेबसाइट से हम लोग निकालना चाह रहे हैं वो हमें निकाल के इस फॉर्मेट में हमें दे दे जो कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, तो एक्सट्रैक्टेड डेटा जो है, जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा वेबसाइट से, वो नॉर्मली जो है हम लोग या तो किसी स्प्रेडशीट में डाल देते हैं या फिर वो डेटाबेस में चले आता है। उससे पहले जो है वो एक्चुअली वो ट्रांसफॉर्म ये नॉर्मली कर रहे होते हैं हम लोग उसको अपनी मर्जी के हिसाब से, ताकि जो हमारे डेटाबेस के जो भी स्ट्रक्चर है या जो स्प्रेडशीट का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से वो उसमें जाके सेव हो सके। ठीक है, और नॉर्मली क्या होता है, जो वेबसाइट जो बनाई जाती हैं वो उसके अंदर वो HTML वो सर्व कर रही होती हैं। तो फॉर एग्जांपल कि अगर हमें कोई यूट्यूब से कुछ डेटा निकालना है कि पीरियडिकली हम जैसे फॉर एग्जांपल कि हम ये कोई एक इस तरह का सिनेरियो हमारे पास के कोई हमारा कोई यूट्यूब का चैनल है, उसमें से हम लोग कुछ अपने रियल टाइम के अंदर हम जानना चाहते हैं कि हमारे जो लाइक्स हैं या हमारी वीडियोस के ऊपर या हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमें पता चलते रहें और वो हमारे डेटाबेस के अंदर आके बैठते रहें। तो यकीनन यूट्यूब की कोई एपीआईज भी होंगी जो कि डेटा प्रोवाइड करती होंगी, लेकिन अगर हम बात करें कि हमें ये स्क्रैपिंग से निकालना है डेटा, तो वो स्क्रैपिंग से भी हम लोग इस तरह से का काम कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ये जो यूट्यूब के जो पेजेस होंगे ये पब्लिक होंगे। हम लोग यहाँ पे जाके अपना बोर्ड चला देंगे उसके ऊपर और वहाँ से वो कुछ जो भी लाइक्स या जो भी सब्सक्राइबर का काउंट होगा वो उसमें से वो निकालेगा और वो उसको जेसॉन में कन्वर्ट करेगा या फिर वो एक्सएमएल में कन्वर्ट करेगा या किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वो हमारे डेटाबेस में डाल देगा, स्प्रेडशीट में डाल देगा। ठीक है, तो यूट्यूब जो होगी वो नॉर्मली वो जो साइट जो जो सर्व करी होगी अपना कंटेंट वो HTML के अंदर करी होगी। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया ऐसे ही। अब लेकिन मसला ये आता है कि अक्सर होता ये है कि कुछ वेबसाइट्स जो होती हैं वो डायनेमिक चल रही होती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हम जो है एक रिक्वेस्ट लगाएं HTTP की और हमें सारा जो HTML है वो हमें मिल जाए। उसके लिए फिर जो है हमें थोड़ी और मेहनत करना पड़ती है। हमें कुछ जो रिक्वेस्ट जो हम जो चलाते हैं उसको फिर हमें किसी ब्राउज़र के अंदर लोड करना पड़ता है। तो इसके भी काफ़ी टेक्निक्स होती हैं हमारे पास। हेडलेस ब्राउज़र्स आते हैं हमारे पास जिसके अंदर हम लोग HTML जो भी HTML आती है रिक्वेस्ट से रिस्पॉन्स के अंदर जो भी आती है हम लोग उसको उसमें लोड करते हैं। वो उसके अंदर रेंडर होती है ब्राउज़र के अंदर, फिर वो जो है हमें HTML मिलती है जो कि नॉर्मली वो डायरेक्ट हमें वेबसाइट से जो मिल रही होती है। फिर उसके ऊपर फिर हम लोग अपना स्क्रैपिंग का कोड चलाते हैं और फिर उसमें से हमें फिर अपना डेटा मिलता है। तो ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है इससे। और इससे क्या होता है कि प्रोसेस स्लो भी होता है और हमारे जो जहाँ भी हम लोग इसे चला रहे होते हैं कोड में उधर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है फिर। अच्छा, और ये वैसे एक मेरे ख्याल में आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, ये जो हम बात करेंगे इस तकरीबन वही मोर और लेस वही प्रोसेस है जो कि गूगल कर रहा होता है, गूगल का बॉट कर रहा होता है किसी साइट को जो है वो इंडेक्सिंग करने के लिए।
तो गूगल भी सेम यही प्रोसेस को फॉलो कर रहा होता है। गूगल हो या कोई भी सर्च इंजन हो, वो वेबसाइट से या ऐसे डेटा इसी तरह से वो नहीं निकाल के अपने पास इंडेक्स कर रहा होता है कि आप वो उस पर अपना बोर्ड चलाएगा, उसमें से कुछ टैक्स निकालेगा, और उनके अपने एल्गोरिथम्स होते हैं, वो अपने हिसाब से वो डेटा निकालते हैं। और कुछ जो हैं वो मेटा के टैक्स से वो निकाल रहे होते हैं। और कुछ अब सर्च इंजन जो हैं वो उन्होंने सिंगल पेज एप्लीकेशंस की भी सपोर्ट उन्होंने ऐड कर दी है, उसमें जावास्क्रिप्ट भी वो चला रहे होते हैं उसमें, और उससे भी जो है वो निकाल रहे होते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे मैंने अभी कहा कि ये प्रोसेस जो है वो काफ़ी स्लो हो जाता है जब हेडलेस ब्राउज़र हम लोग चलाते हैं। तो अम, तो ये प्रोसेस जो है उन बड़े जाइंट सर्च इंजन के लिए भी स्लो हो जाता है, तो उसके लिए उनकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर कंडीशंस होती हैं कि आपकी जो एसपी है या जो जावास्क्रिप्ट वो चला रहे हैं वो काफ़ी फास्ट हो। और तो हम मतलब एसईओ में नहीं जाएंगे हम, लेकिन एक अपना पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो लोग भी सेम प्रोसेस को ही फॉलो करते हैं, उनको भी सेम वही मसले आते हैं जो सर्च इंजन से। ठीक है, तो अभी तक के में आप लोग मेरे साथ हैं, कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, या कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन है तो अभी इस पॉइंट पे कोई कर सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हैं। मैं डायरेक्ट पहले जंप करूंगा, स्लाइड 4 के ऊपर जंप कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में है कि अभी हम यही पॉइंट से डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका फ्लो क्या होता है नॉर्मली स्क्रैपिंग का, कि हम लोग किसी भी तरह से जो है HTTP की एक रिक्वेस्ट लगाते हैं, जो भी हमारी टारगेट साइट है उसके ऊपर लगाते हैं, साइट जो है वो हमें कोई रिस्पॉन्स देती है। रिस्पॉन्स वो जो है वो भी नॉर्मली HTML के अंदर होता है। HTML से जो है फिर हम कोई अपना HTML पार्सर को उसको फीड कर देते हैं उसको। HTML पार्सर क्या होता है कि उसके अंदर कुछ एपीआईज होती हैं, जो डोम की कोई एपीआईज होंगी या फिर कोई और उसकी कुछ स्पेसिफिक कोई एपीआईज होंगी। नॉर्मली क्या होता है कि वो डोम वाली एपीआईज भी चल रही होती हैं हमारे पास, अगर वो जावास्क्रिप्ट का लाइक कोई पार्सर है, डॉम लाइक कोई पार्सर है, तो वो उसमें उसमें वो भी वो चल रही होती है, तो हम उसमें डॉम के सिलेक्टर्स भी चला पाते हैं। और उसमें से फिर ये होता है कि हमें काफ़ी आसानी हो जाती है। और HTML पार्सर वो क्या करते हैं, वो नॉर्मली क्या होते हैं, वो काफ़ी फास्ट होते हैं, स्क्रैपिंग के हवाले से वो बनाए गए, तो ऑप्टिमाइज होते हैं वो। और फिर उनमें क्या होता है कि वो हम जो भी हमें सिलेक्टर्स जो भी है जिसमें डेटा के अंदर हम इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे अगर एग्जांपल ले लें कि वो यूट्यूब वाली के यूट्यूब का अगर हमें उसमें से काउंट निकालना है सब्सक्राइबर्स का, तो वो उसमें हम कोई सिलेक्टर लगा के वो निकाल देंगे, तो सिर्फ सिंगल लाइन से जो है फिर हमें हमारा डेटा मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल कि हमने वो काउंट निकाला, फिर हमने उसे जेसॉन में कन्वर्ट किया, और फिर उसको हमने डेटाबेस के अंदर डंप कर देंगे फिर उसके अंदर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है, ये फ्लो क्लियर हो रहा है। जी ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि अब इसमें वो चीज़ कवर नहीं हुई है कि जो हेडलेस ब्राउज़र वाली थी, तो हो सकता है कि जो रिस्पॉन्स जो यहाँ से आए वो हमें जो है वो ऐसा रिस्पॉन्स हो कि जो कि उसमें हमारा HTML हो ही नहीं, क्योंकि उसमें फिर हमें अपने किसी हेडलेस ब्राउज़र को जो है फिर हमें फीड करना पड़ेगा, फिर वो HTML रेंडर करेगा, फिर उसमें से फिर हमें मिलेगी। तो यहाँ पे ये स्टेप्स कुछ मिसिंग है यहाँ पे, तो ये मेरे जहन में गिरा था, मैंने ये भी बना देता है यहाँ पे। तो लेकिन मेरे ख्याल में आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो फिर वहां से फिर वो घूम फिर के फिर वो HTML पार्सर के पास जाएगा, एक स्टेप यहाँ पे और आ जाएगा वो। और ये कैसे पता चलेगा कि कब जो है हमें हेडलेस ब्राउजर यूज करना है या कब नहीं यूज करना, ये कोई नॉर्मली जो है हम लोग स्क्रैपिंग कर रहे होते हैं, वेब स्क्रैपिंग, उसमें हम लोग टारगेट साइट जो होती है हमारी उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। कोई भी जो भी डेवलपर जो कर रहा होगा उसको एनालाइज करेगा, वो देखेगा भाई कि इसमें SPA यूज हो रही है, क्या यूज हो रहा है, या मिक्स यूज हो रहा है। तो वो मिक्स यूज हो रहा है तो फिर वो कोई लॉजिक खुद से लिखेगा कि भाई वो कब जो है वो हेडलेस ब्राउजर के पास जाएगा, कब जो है वो डायरेक्टली जो है HTML पार्सर के पास चले जाएगा। तो वो उस पर थोड़ी वो एनालाइज करेगा उसको, जो भी टारगेट साइट होगी। ये कोई इसके अंदर कोई स्क्रैपर्स कुछ इस तरह के नहीं आते अभी तक के, मैंने नहीं देखे हैं, कि जो कि काम खुद से कर दें और हमें उसमें हमारी बचत हो जाए, कि 12 स्टेप हमारा खत्म हो जाए। ठीक है, वैसे मुझे यहाँ पे एक
एक और फ्लो भी शायद बना देना चाहिए था कि उसमें एनालाइज और उसका भी आ जाता, आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाता। ठीक है, दोबारा से मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम इस स्लाइड नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। बस ये कि हेडलेस के बगैर तो स्क्रैपर आते हैं, मेरे ख्याल है हेडलेस के साथ कोई स्क्रैपर अभी तक नहीं है शायद, ऐसा ही। हेडलेस के बगैर भी हम लोग स्क्रैपिंग कर सकते हैं, हेडलेस ब्राउजर के बगैर। हम लोग जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि OLX पे मैं चले जाता हूँ यहाँ पे, तो इसका मैं व्यू सोर्स कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अच्छा, वैसे ही कुछ HTML वाली लग रही है, तो हम चले जाते हैं google.com पे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें google.com को स्क्रैप करना है, तो इसकी सारी HTML जो है हम नॉर्मली वो हमें यहाँ पे अवेलेबल होगी। ये कुछ HTML यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, जावास्क्रिप्ट भी इसमें है, लेकिन ये है कि बगैर जावास्क्रिप्ट के भी ये नॉर्मली ये चल जाती है। तो यहाँ पे कुछ HTML ऊपर नजर आ रही है। तो क्या होगा कि फिर हम ये वाली जो जो भी HTML आई है, अब ये जितना भी रिस्पॉन्स है हमारे पास, जो हमने इस पे हिट लगा के google.com पे निकाला है, ये हम अपने HTML पार्सर को दे देंगे। वैसे स्क्रीन मेरी नजर आ रही थी, आप लोगों को ये वाली स्क्रीन नजर आ रही है व्यू सोर्स google.com का? जी विजिबल है, नजर आ रही है। ठीक है, सही, मैं समझा था सिर्फ, तो मैंने शायद एक ही टैब को मैंने वो कर दिया, शेयर करा। ठीक है, तो ये वाली जो जो भी हमें रिस्पॉन्स जो भी google.com से हिट लगाने के बाद मिला है, वो हिट जो है हम लोग वो किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, नोड के किसी रिक्वेस्ट के मॉड्यूल से लगा सकते हैं, C# के अंदर जो है फिर हम कोई HTTP क्लाइंट से हम लोग लगा सकते हैं। तो इन एनी केस हमें ये पूरा रिस्पॉन्स मिल जाएगा, और फिर जो है हमारे पास जो भी हमारा वो HTML पार्सर का मॉड्यूल होगा, उसको हम लोग ये फीड कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कोई मेटा निकालना चाह रहा हूँ अपने, वो उसके अंदर मैं इंटरेस्टेड हूँ कि भाई 4 सेट क्या है, तो मैं कोई वो डॉम का कोई मैं वो सिलेक्टर लगा के उससे उससे फिर मैं ये निकाल लूंगा कि भाई ये UTF-8 यूज कर रहे हैं google.com वाले। और अगर ये मेरे लिए मीनिंगफुल है, तो फिर मैं इसको डेटाबेस में भी डाल दूंगा। कोई इमेज मुझे निकालनी है, तो वही मैं डॉम के बहुत सारी फिर मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगी, सारी APIs मेरे लिए अवेलेबल हो जाएंगी। HTML पार्सर जो है वो एक ये मेरे लिए अवेलेबल कर देगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में फिर दोस्त का जो क्वेश्चन था वो शायद में क्लियर हो गया हो, अगर नहीं है तो फिर दोस्त दोबारा से क्वेश्चन कर सकते अच्छा, हैं। नहीं नहीं, मैं असल में ये कह रहा था कि बेसिकली पार्सर के टूल्स आते हैं बड़े जबरदस्त। एक मैं यूज कर रहा था, उसमें बेसिकली आप ये होता है एंटिटी डिफाइन कर देते हैं कि यार इस पेज पे जाओ, इस पेज पे ना प्रोडक्ट्स होंगी, तो मैं प्रोडक्ट की एंटिटीज बता दूंगा, उसकी फील्ड्स बता दूंगा, वो खुद जाके उसमें से उठा लेता है। जी तो जी जी, सवाल बिल्कुल। बेसिकली ये था। और उसमें रिलेशनशिप भी बना सकते हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी की मैं रिलेशनशिप बना लूँ, वो रिलेशनशिप भी उठा लेगा उसकी वन टू मैनी की। बस मैं ये ठीक। पूछना चाह रहा हूँ कि हेडलेस का अभी तक मेरा वास्ता नहीं पड़ा, तो मेरे ख्याल है हेडलेस की शायद नहीं उठाता होगा हाँ, वो। इस तरह तो के मैंने भी आते होंगे, वो जो ये ऑटोमेटिक टूल्स की आप बात करें, इनको मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया अभी। उसमें भी यकीनन आते होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये अभी उस तरफ भी हम लोग आएंगे। मैंने कुछ चीज़ें कवर करी हैं उसकी, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देखा है कि ये जो आप टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हम एक्चुअली जो है इस ट्रेनिंग के अंदर जो है हम तो बिल्कुल वो कोर पे वो उस पे बेसिक कुछ चीज़ों पे भी बात कर रहे हैं। तो टूल्स स्पेसिफिक अभी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो टूल्स पे कुछ मैं चीज़ें मैं कवर करूंगा, लेकिन मैं कोई खास टूल पे मैं अभी बात नहीं कर रहा। कुछ सही। लेकिन हाँ, पर्टिकुलर टूल्स पे भी मेरे मेरे पास जहन में है, मैं उन पे कुछ बात करूंगा। ठीक है, तो इसको किस तरह से मैं डिसमिस करूँ, उसको मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे ख्याल में एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। तो मेरे ख्याल में ये ऑलरेडी एक कवर हमने कर ही लिया है इसके अंदर। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि HTTP फैच रिक्वेस्ट हम लोग भेजते हैं, जिसके जरिए से जो हमें HTML कंटेंट मिलता है, ये भी हमने करके भी देख लिया। और उसमें जो है वो दूसरे लिंक्स के पेजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि मेरे ख्याल में यहाँ पे यकीनन होंगे। तो वो जो है फिर बोर्ड जो है हमारा, उसको नॉर्मली वो फॉलो भी करता है कि जो भी हमने लिखा होगा कि हम जिसमें इंटरेस्टेड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमने यहाँ पे कोई इस तरह के पेज पे हमने वो हिट लगाई है, जिसके अंदर जो है वो कोई और हमारे जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं डेटा की तरफ हमें लेके जाता है, तो फिर हम उस अपने उसको भी हम लोग पार्स करेंगे, उसका लिंक निकालेंगे, और फिर अब दोबारा से फिर ये प्रोसेस चलेगा, और फिर
बोट हमारा क्या करेगा कि वो उस जो उसे लिंक मिला हुआ उस पेज के अंदर, वो दोबारा से उसके ऊपर रिक्वेस्ट लगाएगा, फिर वो जाएगा, फिर रिस्पॉन्स मिलेगा, एचटीएमएल पार्सर के पास आएगा, डेटा एक्सट्रैक्ट होगा, डीबी में चले जाएगा। तो हर जो इंटरेस्टेड उस पर लिंक मिलेगा उसको वो फॉलो करेगा, फिर जाएगा, और भी पूरा प्रोसेस दोबारा से उसको चलता रहेगा ये। और ये कौन से लिंक को फॉलो करना है, कौन सा नहीं करना है, ये कोई डेवलपर जो है वो खुद से डिफाइन भी कर सकता है कि किसी भी क्राइटेरिया की बेस के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे जो है वो एचटीएमएल पार्सर जो है वो डिजायर्ड डेटा में निकाल के देता है, मेरे ख्याल में ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक ये पॉइंट भी है कि अक्सर जो है कुछ ये हेडलेस या एसपी के केसेस के अंदर अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ जो वेबसाइट्स होती हैं वो अपनी एपीआई को भी कॉल कर रही होती हैं। तो उन कुछ केसेस के अंदर जो है हम लोग वो ये जो डेवलपर है वो ये भी कर सकता है कि इन एपीआई को डायरेक्टली भी कॉल कर दे। किसी भी तरह से जो है वो ये भी कर सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के हमें पता है कि वो फॉर एग्जांपल कि गूगल की कोई मैप की एपीआई है, अगर हम मैप को अगर स्क्रैप कर रहे हैं तो अगर हमें पता है कि वो यहाँ पे अगर हम उसको दैट लॉन्ग देंगे तो फिर हमें उसका उसके पीछे से भी हमें कोई उसका वो स्ट्रीट एड्रेस निकाल के दे देगा। तो बजाय इसके कि हम पूरे पेज को स्क्रैप करें, हम इतने बड़े रिस्पॉन्स को लें, हमारे पास आए वो, और हम उसको अपने एचटीएमएल पार्सर के अंदर उसमें वो डालें, और उसके ऊपर हम इसका अपना डोम की एपीआई लगाएं। हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमें कुछ एनालाइज करने के बाद कोई ऐसा हमें पता चलता है कि वेबसाइट जो है वो अपनी ये डेटा जो है अपनी एपीआई को पास करती हैं, ये कुछ डेटा, और फिर उधर से जो है फिर हमें कुछ रिस्पॉन्स मिलता है हमारे मतलब का, तो हम डायरेक्टली उन्हीं वो उस साइट की एपीआई को भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। उस केस के अंदर फिर क्या हुआ कि हमारे पास जो है एचटीएमएल पार्सर वाला जो स्टेप है ये स्किप जाएगा, क्योंकि फिर हम लोग रिक्वेस्ट लगाएंगे, उस एपीआई के ऊपर रिस्पॉन्स मिलेगा, वो हमारे मतलब का ही होगा, फिर हम उसे नॉर्मली एक मे बी ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर उसको डीबी के अंदर डाल देंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है कि हम लोग उसमें एपीआई में भी डायरेक्ट कॉल लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एक्सट्रैक्ट हम डायरेक्ट उसमें एपीआई के जरिए कर सकते हैं, उसमें फिर हमें एचटीएमएल पार्सर वाला स्टेप जो है फिर वो नहीं करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और नॉर्मली ये हम बात कर चुके हैं कि नॉर्मली ये होता है कि हम उसे जेसॉन में या एक्सएमएल में ट्रांसफॉर्म करते हैं कि उसमें डेटाबेस में डालने से पहले। ठीक है, तो आगे हम बढ़ सकते हैं, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है किसी का? बस ये कि एपीआईज वाला ऑप्शन हमेशा नहीं होगा, हमें नहीं पता ना उसकी जी क्या जी है, जी, उसकी एपीआईज वगैरह, मतलब बिल्कुल एचटीएमएल तो हमारे पास एक्सपोज होती है, तो बिल्कुल। मोस्टली शायद यही करना पड़ता होगा। हाँ, लेकिन जाहिर सी बात है, अगर हम जो डेवलपर है अगर वो उसको स्क्रैपर लिख रहा है तो वो यकीनन टूल खोल के देखेगा, डेवलपर टूल खोल के देखेगा, और उसमें से उसे वो XHR की रिक्वेस्ट उसे नज़र आ जाएंगी, और वो फिर ऑप्टिमाइज भी यही होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम आगे भी देखेंगे कि जो एप्लीकेशंस के अंदर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा वो भी होता है कि हमें ये जो स्क्रैपर होता है ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती जो स्क्रैपिंग हम कर रहे हैं, जैसे कि जो जो सर्च इंजन हैं उनके केस में भी यही है। मैं यकीनन उन्होंने उनके काफ़ी अच्छे एल्गोरिथम्स होंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई ई कॉमर्स की साइट हैं और आप जो है किसी अपने कंपटीटर्स के प्राइस या फिर उनकी प्रोडक्ट पे नज़र रखना चाह रहे हैं, उनकी साइट से जो है कुछ स्क्रैपिंग करना चाह रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज जो है आपके स्क्रैपर हो, ताकि जहाँ पे आप वो चला रहे हैं क्लाउड के ऊपर अपना स्क्रैपर चला रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी जो सीपीयू यूसेज है या फिर जो मेमोरी यूसेज है उसकी रिक्वायरमेंट्स कम से कम हो। तो उस उन सबको बचाने के लिए अपने डेवलपर्स को हम लोग यही कहेंगे, वो डेवलपर यही करेगा कि वो डायरेक्ट ई कॉमर्स की जो कंपटीटर की साइट है उसकी एपीआईज पे डायरेक्ट हिट लगा के उसमें से डेटा निकाल लेगा कि ये प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, और या फिर उसका रेटिंग क्या चल रही है, या फिर रिव्यूज़ क्या हैं उसके, वो सब वो उसमें एपीआई से वो डायरेक्ट निकाल लेगा, बजाय इसके कि वो फिर एचटीएमएल पार्स लेके, क्योंकि उसे वो जो स्क्रैपिंग है वो फिर हो सकता है कि दिन में 4-5 दफ़ा भी वो चल रही हो, तो वो ऑप्टिमल वे ये हुआ कि वो डायरेक्ट एपीआई से वो निकाल ले, बजाय इसके कि फिर वो एचटीएमएल को वो फिर पार्स करें। ठीक है, मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। मेरे ख्याल लविन, में जी मेरा एक क्वेश्चन है। जी लविन, जैसे अभी आपने बताया कि ये ई कॉमर्स की अगर साइट है तो
कोई कोई ऐसा रिकमेंडेड वो है कि कितने टाइम बाद जो है वो स्टेपर चले, यानी कोई स्केड्यूल इसका हो, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, ठीक है। अच्छा, या इसमें फिर आपकी हाँ हाँ, कंटिन्यू करें आप। या फिर कोई ऐसा है कि क्योंकि जैसे अगर प्रमोशन वगैरह आ जाती है, दराज वगैरह कुछ ऐसे हैं जिन पे प्रमोशन भी आ जाती है, तो प्राइस जो है वो वहाँ पे चेंज भी हो जाती है। मैं स्पेसिफिकली ई कॉमर्स की बात ही कर रहा हूँ आपसे, अगर आप आगे कवर कर रहे हैं तो ठीक है। ठीक है, नहीं आगे ये वाला तो नहीं है, लेकिन देखें इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। ये जो आपका क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स वालों का बिजनेस किस तरह से वो चलता है, मैं एक मेरे जहन में एग्जांपल आई थी मेरे, और शायद एप्लीकेशंस के अंदर भी मैंने ये मेंशन कुछ करी है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी थी ई कॉमर्स की। लेकिन ये उनका क्या, उनका बिजनेस रूल्स होते हैं, किस तरह से वो अपनी कंपटीटर पर नजर रखते हैं। और एक और जो चीज़ है इसमें, कुछ इथिकल भी एक वो आता है, और कुछ एक चीज़ आती है कि आप जो हैं वो डेटा नहीं निकालें कंप्यूटर की साइट से। तो कुछ लीगल्स भी, कुछ इसमें हर्डल्स भी कुछ आती हैं, कुछ जगहों पे ये लीगल नहीं भी होता है ये कि आप किसी स्क्रैपिंग करें किसी साइट के ऊपर, अनलेस के वो कुछ कंटेंट जो बिल्कुल पब्लिक हो, या फिर वो लाइसेंस उसका कुछ इस किस्म का हो कि आप वो निकाल सकें, या फिर वो जो ऑथर है वो अलाउ कर रहा हो। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो देखना पड़ती हैं, इतना आसान नहीं होता कि आप हाँ, कंप्यूटर साइट पे करते हैं वो स्टेपर बिल्कुल। चला। मगर मतलब भाई स्क्रैपिंग क्या, वैसे अगर हम किसी किसी भी साइट से डेटा निकाल रहे हैं तो वो देखा जाए तो वो भी शायद लीगल तो नहीं होगा, या है? हाँ बिल्कुल, वो मैंने यही कहा कि उसमें फिर वो सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं कि वो हम्म, क्या आप निकाल रहे हैं। कि अगर आप ईयू की किसी साइट से निकाल रहे हैं तो ईयू के लॉ देखने पड़ेंगे, यूएस की साइट से निकाल रहे हैं तो वहाँ देखने पड़ेंगे, इंडिया की साइट से निकाल रहे हैं तो वहाँ के लॉ क्या कहते हैं कि भाई क्या वो जो किस तरह से उनको प्रोटेक्ट करते हैं वो जहाँ पे वो चल रही है, साइट चल रही है वहाँ से। तो सबको आपको देखना पड़ेगा, वरना फिर आप पे जाहिर सी बात है लॉ सूट हो सकता है। और दूसरा जो है कि वो इथिकल साइड भी है इसके ऊपर कि आप वो डेटा निकाल के फिर आप उसको रिप्रोड्यूस करके आप उसे सेल करें या फिर उसे किसी और काम में लें, तो जाहिर सी बात है वो भी एक है। तो आपको वो सारी चीज़ों पे नज़र रखना पड़ेगी इसके अंदर। बेसिकली इसमें डेटा के अलावा एक पॉइंट और भी आ जाता है ना, कि देखो आप जो है उनके नीडलेस मतलब अपने फायदे के लिए उनके सारे डेटा को ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो डेटा को ट्रेवर्स करें मीन्स उनकी लोडिंग चल रही है, उनकी अगर सब हम्म। इस तरह लोड करने बैठ जाए उनका, तो सर्वर मतलब जी। एक ऐसा उस पर्पस के लिए यूज हो रहा है जिसको उसको कोई फायदा नहीं है। और ये तो हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं ना। अगर हम एक एक पेज देखेंगे तो चलो हो सकता है उनका कोई फायदा निकला है, उनकी प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, लेकिन हम उनकी प्रोडक्ट भी नहीं देख रहे हैं, उनका डेटा भी निकाल रहे हैं, उनके रिकॉर्ड्स को ट्रेवर्स करें, तो इसमें एक ये पॉइंट भी आ जाता है क्या नीडलेस आप जो है उनकी, तो इस जी। पे भी वो ब्लॉक भी लगा सकते हैं। अगर इतनी रिक्वेस्ट आ रही है अगर कहीं से, ब्लॉक भी हम्म। कर सकते हैं उसको, फिर आपको मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं इस तरह की। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया हम फिरदौस ने, ये आगे मैंने इसमें कवर किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल में वो क्लियर हो गया होगा आमिर भाई का क्वेश्चन है। तो अब देख लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशन से कहाँ कहाँ पर है। ये हमने मेरे ख्याल में कुछ तो हमने शुरू में डिस्कस कर लिए, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन इसकी क्या क्या है। तो वेब स्क्रैपिंग जो है हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि वो ये सर्च इंजन जो है वो यूज़ करते हैं उनको कंटेंट को निकालने के लिए और पेजेस को रैंक करने के लिए। ठीक है, न्यूज़ ऐप्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई न्यूज़ ऐप बना रहे हैं, कोई एंड्रॉइड की iOS की ऐप बना रहे हैं, तो आप जो है वो इसको वेब स्क्रैपिंग की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए जो है फिर डेटा आप निकाल सकते हैं। जैसे don.com पे जाके आपने कुछ डेटा निकाल लिया, और फिर या जियो न्यूज़ से कुछ डेटा निकाल के अपनी न्यूज़ ऐप में दिखा दिया। और पुश नोटिफिकेशन अगर आपने दिखानी है, अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, तो वो भी आप इसके इस टेक्निक से के ज़रिए जो है आप निकाल के अपनी ऐप बना सकते हैं। सिमिलरली जो है स्टॉक ऐप्स भी आप बना सकते हैं कि उसमें किसी स्टॉक की साइट से आपने डेटा निकाला, पुल किया और अपनी स्टॉक ऐप्स के अंदर बना दिया, तो ऑटोमेटिक प्रोसेस के जरिए जो है पूरे पुश नोटिफिकेशन भी आपके वो जो यूजर्स हैं आपके ऐप्स के उनको जाती रहेंगी, और फिर वो डेटा भी उनको रियल टाइम में नजर आता रहेगा। ठीक है, दूसरा ये है कि ऐड की कोई साइट है वो किसी अपनी कंप्यूटर की साइट से वो डेटा निकालती है, जाहिर सा बात है ये शायद लीगल नहीं होगा, ये कोई बहुत ही बेहुदा आइडिया है, लेकिन बहरहाल पॉसिबल है, टेक्निकली पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा जो है ये इसकी एक एप्लीकेशन ये भी हो सकती है कि मार्केट एनालिसिस, कुछ कंपनीज जो हैं वो रिव्यूज़ का वो नज़र रखती हैं।
सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर भी नज़र रखती हैं ताकि उन्हें वो पता चले कि उनका के प्रोडक्ट का क्या ट्रेंड चल रहा है। कि फॉर एग्जांपल कि अगर कोई Amazon.com की पे नज़र रखने वाली कोई कंपनी है तो यकीनन वो अगर किसी अब सेलर्स को कोई सर्विस देने वाली कोई कंपनी है कि भाई कि वो क्या प्रोडक्ट को लॉन्च करें या कोई चाइना से वो ये चीज़ बनवाएं या वो क्या प्रोडक्ट का आजकल ज़्यादा डिमांड है, तो वो इस तरह की जो एनालिस्ट कंपनीज होती हैं वो Amazon.com के रिव्यूज़ पे नज़र रखने के लिए वो इसको यूज़ कर सकती हैं वेब स्क्रैपिंग टेक्निक्स को, या फिर सोशल मीडिया पोस्ट पे भी नज़र रखने के लिए उसको यूज़ कर सकती हैं। तो अपने उनको जो है किसी चार्ट की फॉर्म के अंदर या फिर किसी और तरीके से जो है वो ऑल एप्स के जरिए या फिर वो किसी तरह से जो है वो ये निकाल सकते हैं, एग्रीगेट करके उनको डेटा मिल सकता है उसमें। ठीक है, दूसरा जो है ये एक्चुअली एक ये भी एप्लीकेशन है, एक्चुअली ये मैंने भी यूज़ करी है। इसमें एक एप्लीकेशन ये है कि यहाँ पे इन जो कुछ हमारे पास इस तरह से इंटरटेनमेंट सेंटर्स होते हैं कि जहाँ पे जो है आप कोई कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, और वो जो कंटेंट जो है वो अक्सर जो है वो वहाँ से आ रहा होता है। कुछ जो हमारी पब्लिक साइट्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के अगर कोई स्पोर्ट्स की साइट है तो वहाँ से आप स्ट्रीमिंग के नॉर्मली वो लोग कर रहे होते हैं इवेंट्स के ऊपर, कोई फुटबॉल का इवेंट है या फिर वो है, तो वहाँ से जो है आप स्क्रैपिंग करके जो है फिर आप वहाँ से आप निकाल के और अपने मीडिया सेंटर के अंदर भी दिखा सकते हैं। ये आप लोगों को इसका आइडिया मीडिया सेंटर से कि क्या होता है ये मैं बता देता हूँ तो थोड़ा सा कि इसमें होता ये कि वो अब बड़ी बड़ी स्क्रीन्स आ गई हैं घरों के अंदर जो है, अब बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होती हैं उसके अंदर ये मीडिया सेंटर से चल रहे हैं। सैमसंग का है तो उसमें भी कुछ उनकी भी अपनी प्रोडक्ट है, कुछ एक कोडी एक प्रोडक्ट है, ये ओपन सोर्स है और ये लिनक्स पे भी चलती है और एंड्रॉयड पे भी चलती है। तो एंड्रॉयड की वेबसाइट वो जो टीवी टॉप बॉक्सेस जो आ रहे होते हैं उसके अंदर ये इंस्टॉल होता है, और यहाँ पे जो है इसके अंदर ये कुछ प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लगइन्स जो होती हैं फिर वो डेटा आपको दूसरी साइट से निकाल के जो है फिर आपको दिखा रही होती हैं। तो एक ये भी एक इसकी एप्लीकेशन होती हैं। ठीक है, दूसरा जो है हाँ एक और ये एप्लीकेशन इसकी हो सकती है कि आपको जो है कुछ अपना डेटा किसी लेगेसी साइट से जो निकाल के जो है किसी आपको मॉडर्न किसी अपनी साइट के ऊपर दिखाना है। फॉर एग्जांपल के अगर आपके पास लेगेसी साइट आपके पास चल रही है 10-15 साल पुरानी, तो आप वो नहीं चाहते कि उसका आप उसको जो है किसी अपने कंज्यूमर्स को पेश करें, बल्कि आपने उसके ऊपर एक और फ्रंट एंड बना दिया, लेकिन आप जो डेटा वो किस तरह से वो लेकर आ रहा है या फिर उसका जो डेटा लेयर है उसका आपके पास एक्सेस नहीं है लिगेसी साइट का, किसी भी वजह से आप चाहते हैं कि वो अ, आप उसका डेटा लेयर पे ना जाएं उसके ऊपर और उसको डायरेक्टली बाईपास ना करें, बल्कि आप कोई भी वजह हो सकती है, तो लिगेसी साइट से आप डेटा निकाल के स्क्रैप करके जो है आप मॉडर्न साइट के ऊपर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे रुक सकते हैं और वो उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये वही वाली बातें आ जाती हैं जो अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि भाई अब यहाँ पे काफ़ी लीगल रिक्वायरमेंट के मसले भी हो सकते हैं, और जो है वहाँ पे इथिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो उसको अगर आप कोई एक साइट है, अगर आप रोकना चाह रहे हैं कि अपने किसी कंपिटिटर को वो स्क्रैपिंग करने से, तो आप किस तरह से रोकेंगे आपके पास, क्योंकि हम तो सारी साइट्स चीज़ें कवर कर रहे हैं कि टेक्निकली वो क्या क्या पॉसिबल है, तो टेक्निकली क्या पॉसिबल है कि हम उसे प्रिवेंट भी कर सकें। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम इसे रोक सकते हैं। जाहिर सी बात है हर चीज़ का तोड़ निकल ही आता है, कोई चीज़ फुल प्रूफ नहीं है। तो कुछ चीज़ें लेकिन हम अप्लाई कर सकते हैं कि स्लो डाउन करने के लिए, अपने एक कंपिटिटर को रोकने के लिए। तो कुछ हम क्या कर सकते हैं कि भाई आईपी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि भाई कहाँ से जो है ज़्यादा हिट्स आ रही हैं, कि भाई ये बोर्ड जो है ये बार बार ये वो चल रहा है, तो जो भी आपका नेटवर्क का बंदा आपकी साइट को मैनेज कर रहा है, तो वो जो फिर वो ये कर सकता है कि वो देख सकता है कि भाई ये इन आई पी से आ रही है, इस रीजन से आ रही है या फिर कहीं से आ रही है, तो उसको स्लो डाउन कर दे या फिर उसको थ्रॉटलिंग कुछ कर दे या फिर उसको बिल्कुल ही ब्लॉक कर दे। तो ये भी कुछ वो टेक्निक्स लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है कोई ऑटोमेटिक
प्रोसेस क्या हो सकता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैनुअली जो है एनालाइज करके जो है फिर आप वो किसी तरह ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैप्चा वगैरह लगा सकते हैं, लॉगिन के ऊपर लगा सकते हैं। कुछ शायद कैप्चा भी मेरे ख्याल में फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में ये यूजफुल होता है। तो जो बेतुका सा कोई बॉट लिखा हुआ डेवलपर ने, तो वो शायद कैप्चा को वो ना बाईपास कर सके, लेकिन अगर कोई हाँ कोई अच्छा वो सोफिस्टिकेटेड बोट है तो मे बी वो उसे पास कर ले। लेकिन बहरहाल एक ये भी रिस्ट्रिक्शन है कि हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है पर मिनट हम लोग कोई रिक्वेस्ट की लिमिट भी लगा सकते हैं कि एक यूज़र जो है इतनी ही रिक्वेस्ट वो लगा सकता है, ज़्यादा है वो नहीं लगा सकता, वरना फिर जो है वो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा किसी सर्टेन टाइम के लिए। और भी बहुत सारे इसमें टेक्निक्स हम लोग लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है वो कि क्या है, कुछ शायद डीडीओस की भी कोई हम लोग जो टेक्निक्स होती हैं वो भी शायद हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। और भी कुछ हो सकती हैं, शायद फिर दोस्त भी कुछ बता रहे थे कि वो हम लोग लगा सकते हैं। तो काफ़ी सारी हो सकती हैं रोकने के लिए। तो कुछ भी हम लोग यहाँ पे मतलब लगा सकते हैं, तो हम बिल्कुल ही जो है बेआसरा नहीं होते हैं। कुछ चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं इसके अंदर भी, दूसरी साइट के ऊपर भी। ठीक है, तो यहाँ पे और कोई क्वेश्चन किसी का अगर है तो वो कर सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे टूल्स क्या हैं हमारे पास कि स्क्रैपिंग हम किस तरह से करेंगे। तो स्क्रैपिंग के लिए जो है मे बी अगर आपको सिर्फ जैसे इस किस्म की वो रिक्वेस्ट लगानी है या फिर कुछ सिर्फ आपको एक मैनुअल कुछ स्क्रैपिंग करनी है, तो आप कर्ल की लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हैं। कर्ल की लाइब्रेरी इनफैक्ट जो है आप किसी शेल के स्क्रिप्ट से लिख के भी ऑटोमेट भी कुछ कर सकते हैं, तो आपको जो है वो इस तरह का रिस्पॉन्स आपको कर्ल की लाइब्रेरी को दे देगी। नॉर्मली ये लिनक्स में चलती है, लेकिन अब जो है ये WSL के जरिए विंडोज़ में भी चलती है। ये काफ़ी पॉपुलर है कर्ल। शेल की कमांड से जो है हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक है ये काफ़ी मशहूर है, ये एक टूल scrappy.org पाइथन के जरिए, इसमें पाइथन में स्क्रैपर्स लिखे जाते हैं और इसमें सारी चीज़ें HTML पार्सर सारी चीज़ें और टूल्स और थ्रॉटलिंग और सारी चीज़ें जो है इसमें बिल्ट इन है। और आप लोग जो है अगर आप यूज़ करते हैं तो इसके अंदर पाइथन के अंदर कोड लिखना होता है, लेकिन पाइथन का कोड इतना कोई मुश्किल नहीं होता। वो भी हम लिख सकते हैं। मैं कुछ स्क्रैपर्स मेरे पास लिखे हुए मौजूद है, मैं आपको उसका भी एक क्विकली नज़र दिखा दूंगा। ठीक है, कुछ जो है क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो फिर हो सकता है हर किसी के लिए सूटेबल ना हो, कॉस्टली भी हो सकते हैं, या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कि हर किसी के लिए वो सूटेबल नहीं भी हो सकता है। जो क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं वो आपको जो है वो ये अलाउ करते हैं कि आप जो है किसी भी साइट पे, या फिर जाहिर सी बात है कि वो भी उनकी भी कोई रिस्ट्रिक्शंस होती होंगी कि आप इन साइट के ऊपर आप स्क्रैपिंग कर सकते हैं, वरना उनका बिजनेस भी जो है फिर वो उन पे भी लॉस हो सकता है। तो बहरहाल अगर वो किसी भी साइट के ऊपर अगर वो अलाउ करते हैं, वहाँ पे आप जो है उनके एक यूज़र इंटरफेस से जाके जो है आप जैसे फिरदौस बता रहे थे वहाँ पे जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये वाला जो है डेटा आपने इसमें से निकालना है, और डेटा निकाल के जो है वो यहाँ पे डालना है। तो ये सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं, तो आपको खुद कुछ भी नहीं करना, आपने वो जो है कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप्स और सारी विजुअल टूल्स के जरिए जो है आपकी पूरी स्क्रैपिंग इसमें हो सकती है। तो ऑलरेडी जो है इसके सॉल्यूशंस मौजूद हैं। ठीक है, कुछ टूल्स हैं मुझे जो नज़र आए थे वो ये भी हैं कि ब्राउज़र कुछ एक्सटेंशन है वो भी आपको निकाल के दे देते हैं। आप क्रोम के अंदर इंस्टॉल करें, विजुअली आप एलिमेंट सेलेक्ट करें और उसके अंदर आप करें सेलेक्ट करें एलिमेंट, उसको आपको फॉलो भी करेगा, कुछ लिंक्स होंगे और फिर आपको डेटा निकाल के आपके फॉर्मेट के अंदर वो दे देगा। और भी काफ़ी सारे टूल्स हो सकते हैं। मैनुअल भी हम लोग लिख सकते हैं। कुछ केसेस में हम लोगों ने मैनुअल स्क्रैपिंग के सॉफ्टवेयर्स भी लिखे हैं, क्योंकि कुछ हमारे पास ये काम सही नहीं कर रहे थे कुछ केसेस के अंदर। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये